और आज फिक्र की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के स्थल को लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने उनके अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट को फाइनल किया, जिससे कांग्रेस नाखुश है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को चिट्ठी लिखकर समाधि स्थल के लिए जगह मांगी थी, लेकिन सरकार की तरफ से निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार की जानकारी दी गई और समाधि स्थल को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया गया। ये जानकारी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में रखी गई। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने इसे मनमोहन सिंह का अनादर बताया। सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका ने वीर भूमि या शक्ति स्थल पर जगह देने का सुझाव दिया था। गांधी परिवार इस पर सहमत। सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार विक्रांत, पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कहती आई है कि अब जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत भी लिखा और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से फोन पर बात भी की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट के आसपास कराया जाए, जहां पूर्व प्रधानमंत्रियों का या उप प्रधानमंत्री का होता आया है, और वहीं पर जहां अंतिम संस्कार हो वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर या बाकी नेताओं की तर्ज पर, पूर्व पीएम की तर्ज पर उनका एक स्मारक बन जाए। इस खत के बावजूद जब शाम को ये जानकारी मिली कि निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार कराने की इजाजत सरकार के द्वारा दी गई है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी काफी नाखुश हुई। खुद प्रियंका गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा कि अगर सरकार इतनी तंगदिल है तो मैं और हमारा परिवार चाहता है कि वीर भूमि या शक्ति स्थल, जो कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की समाधि है, वहां पर कहीं अंतिम संस्कार करने की इजाजत दे दे और हमें कोई ऐतराज नहीं है। वहां पर हम उनका स्मारक या समाधि स्थल बना लेंगे। उसके बावजूद सरकार की ओर से जब ये जवाब आया कि निगम बोध घाट में ही होगा, तो कांग्रेस की ओर से कहा गया कि निगम बोध घाट में इससे पहले किस प्रधानमंत्री का या उप प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार हुआ है। ये प्रियंका गांधी ने खुद कहा कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर आरएसएस की तरफ से और तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ से तमाम कसीदे पढ़े जा रहे थे मनमोहन सिंह को लेकर के, उसके बाद इस तरह का कदम, सियासी कदम, ये एक तरीके से मनमोहन सिंह का अपमान है। कुमार विक्रांत, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। इस पे और डिटेल और अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। वैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़े इस नए मुद्दे पर अब राजनीतिक कलेश हो रहा है। कांग्रेस की ओर से कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये जरूर देखना चाहिए। देखिए, मनमोहन सिंह जी को जितना भी सम्मान दिया जाए वो कम है, और मुझे यही सोच के जो है सब लोगों के मन की विचारधारा यही है कि मनमोहन जी को पूर्ण सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। पूर्ण सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए। सर, जैसे अटल जी का समाधि स्थल बना है, पूर्व पीएम वो रहे, ऐसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व पीएम रहे, उनका भी बड़ा नाम है। हम लोग चाहते हैं कि उनका स्थल बने और उम्मीद है सरकार उस पर कंसिडर करेगी। और आगे बढ़ते हैं, आपको अब एक अच्छी खबर देते हैं। ये खबर दशकों से आतंकियों को तैयार करने वाले मुल्क पाकिस्तान से आई है। ये भारत को कई बार आतंकी हमलों से चोट पहुंचाने वाले दो प्रमुख आतंकियों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। एक आतंकी का सीधा संबंध 26/11 के कभी ना भूलने वाले दर्द से है। हाफिज सईद की तरह वो भी इस हमले का मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। उसका नाम अब्दुल रहमान मक्की था। हमने यहां पर आतंकी मक्की के लिए अगर था शब्द का प्रयोग किया है, तो इसका अर्थ आप ठीक से समझ गए होंगे। लाहौर के एक अस्पताल में भारत के इस दुश्मन की तड़प कर मौत हुई है, और दूसरा मोस्ट वांटेड आतंकी जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड IC 814 में जिसे छोड़ा गया था। दावा है कि पाकिस्तान में वो भी इस समय सेना के एक अस्पताल में भर्ती है। पाकिस्तान की सेना उसे बचाने की कोशिश में जुटी है, उसके लिए दवाओं का इंतजाम कर रही है। पाकिस्तानी फौज एक आतंकी की तीमारदारी किसी दमाद की तरह करने में जुटी हुई है। वैसे तो किसी अपराधी या आतंकी का दिल का दौरा पड़ने से मर जाना कानूनी इंसाफ नहीं, क्योंकि इसमें उसे अपराध के लिए कानून के तहत सजा नहीं दी गई। लेकिन यह भी सच है कि आतंकवादियों का खात्मा चाहे सेना की गोली से हो या फिर किसी और वजह से हो, उसे मानवता के लिए शुभ समाचार के तौर पर ही देखा जाता है। अब हम बारी बारी से दोनों ही आतंकियों से जुड़ी एक ग्लोबल न्यूज आपको डिटेल में देने वाले। अगले कुछ मिनट में ये लेटेस्ट डेवलपमेंट आप फिक्र के लेंस से देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी
हथियारों से नहीं, अब हार्ट अटैक से मर रहे हैं। सबसे पहले आतंकी मक्की की मौत वाली फाइल खोलते हैं। खबर है कि आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत आज सुबह लाहौर में हार्ट अटैक से हुई। वो लंबे वक्त से हाई शुगर का मरीज था। एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में मक्की का बड़ा रसूख था। मक्की लश्कर में हाफिज के बाद दूसरे नंबर का आतंकवादी था। वो लश्कर के लिए टेरर फंडिंग का काम देखता था। लश्कर की गवर्निंग बॉडी शूरा का प्रमुख सदस्य था। लश्कर के ही मुखौटा पॉलिटिकल विंग प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा का भी चीफ था। उसकी पढ़ाई लिखाई से, कलम स्याही से, अच्छे विचारों से और बौद्धिकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। वो गोली और बंदूक की भाषा ही समझता था और वो आतंक की पाठशाला चलाता था और हमेशा चाहता था कि लश्कर के आतंकी उसे प्रोफेसर साहब कहकर बुलाए। आतंकी संगठन लश्कर में वो आतंक का प्रोफेसर था। हमारे देश में 18-20 वर्ष के करोड़ों युवा शायद ही इस आतंकी के नाम से परिचित होंगे। उन्हें शायद ही मालूम होगा कि लश्कर चीफ हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की भारत के लिए बहुत बड़ा नासूर था। उसने हाफिज सईद के साथ मिलकर हमारे देश को न जाने कितने जख्म दिए। वो हाफिज की तरह ही भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था। वर्ष 2000 में लश्कर ने दिल्ली में लाल किले पर आतंकी हमला किया। 6 आतंकवादियों ने लाल किले में घुसकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। इस अटैक में 2 जवान समेत 3 लोगों की ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। भारतीय एजेंसियों ने उस हमले में मक्की को मुख्य साजिशकर्ता माना। मुंबई में 26/11 करवाने में भी मक्की का बड़ा रोल था। उसने इस हमले के लिए फंड जुटाने, आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम किया था। लश्कर की ओर से कराए गए इस आतंकी हमले को कसाब समेत 10 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इस खूनी घटना में मुंबई में 175 लोगों की मौत हुई। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भारत ने इस हमले के लिए भी हाफिज के साथ साथ मक्की को जिम्मेदार माना। कहा जाता है कि हाफिज के बाद लश्कर में मक्की ही वो शख्स था जो भारत को दहलाने के लिए दिन रात आतंक वाले प्लान बनाया करता था। भारत उस पर 2 दशक से शिकंजा कसना चाहता था। भारत की कोशिशों का नतीजा था कि अमेरिकी वित्त विभाग ने वर्ष 2010 में उसे स्पेशल डेजिग्नेटेड आतंकियों की सूची में डाल दिया। उसी समय से मक्की पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया। वर्ष 2019 में पाकिस्तान ने इसी दबाव में आकर मक्की को टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। अप्रैल 2021 में पाकिस्तान में उसे 9 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। हालांकि आतंकियों के लिए पाकिस्तान की नरम दिली तो आप जानते ही हैं। सबूतों की कमी के कारण लाहौर हाईकोर्ट ने उसे रिहा कर दिया था, लेकिन भारत की ओर से उस पर कड़े एक्शन वाली कोशिशें आगे भी जारी रही। जून 2022 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका की मदद से उसे ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन तब चीन ने वीटो लगा दिया। हालांकि वर्ष 2023 में जब फिर से यही प्रस्ताव नए सबूतों के साथ दोबारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश हुआ तो चीन ने रोक हटा ली और मक्की ग्लोबल आतंकी घोषित हुआ। वर्ष 2012 में अमेरिका ने मक्की पर $2 मिलियन का इनाम रखा। अगर आज मक्की की मौत हार्ट अटैक से ना होती, पाकिस्तान में उसे कोई जिंदा पकड़वाता, तो इनाम में उस व्यक्ति को आज की तारीख में पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 55 करोड़ रुपए मिलते। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका ने उस समय हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था, जिसे कहते हैं $10 मिलियन की बाउंटी। आज के हिसाब से देखें तो पाकिस्तानी रुपए में से भी कन्वर्ट करें तो हाफिज सईद पर 275 करोड़ रुपए का इनाम है। पाकिस्तान में जिस तरह कंगाली के हालात हैं, भुखमरी के हालात हैं, लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं, ऐसे में वहां के लोगों के पास हाफिज को जिंदा पकड़कर कंगाली दूर करने और करोड़पति बनने का गोल्डन चांस है। पाकिस्तान के लोगों को इस मिशन में जुट जाना चाहिए। और आम लोग ही क्यों, हाफिज को जिंदा पकड़वाकर अमेरिका के हवाले करके पाकिस्तान सरकार खुद अपनी तंग हाली भी दूर कर सकती है। कुछ हद तक IMF के कर्जे से मुक्ति मिल सकती है। बस एक्शन वाली नीयत सही रखनी होगी। अफसोस, पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर के पास ये नीयत दूर दूर तक नहीं। तो ये सच्चाई है। आज तक जो पाकिस्तान था वो बार बार ये डिनाई करता रहा है कि उसके पास ना हाफिज सईद है, ना मसूद अजहर है,
ना अब्दुल रहमान मक्की है और ना कोई बाकी टेररिस्ट है। तो आज ये झूठ जो बोलता था पाकिस्तान वो साफ हो गया है कि ये आतंकवादियों का गढ़ है पाकिस्तान। यहाँ पर जो 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं वो में से 80 के करीब आप उनकी जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ। और ये सच्चाई है पाकिस्तान की ISI, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो या सैयद सलाउद्दीन हो या अब्दुल रहमान मक्की हो, इनको प्रोटेक्शन भी देता है, इनको मेडिकल फैसिलिटी भी देता है और इनका इस्तेमाल करता है। अब्दुल रहमान मक्की के बाद अब आपको जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर के बारे में एक बड़ा दावा बताते हैं। ऐसी खबर वायरल है कि मक्की की तरह मसूद अजहर को भी हार्ट अटैक आया और उसे भी दिल का दौरा पड़ा। मक्की को हार्ट अटैक लाहौर में आया था, जबकि मसूद के बारे में दावा है कि वो जब अफगानिस्तान में आतंकवादियों को खून खराबे की ट्रेनिंग दे रहा था उसी समय उसकी धड़कनें बंद होने लगी थी। दावा है कि मसूद अजहर चंद रोज पहले अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में था, यहीं पर उसे दिल का दौरा पड़ा। अफगानिस्तान IC 814 के तहत उसको यहीं पर छोड़ा गया था। यह खबर सुनते ही पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज के आर्मी जनरल नसीम मुनीर परेशान हो गए कि इसे दिल का दौरा पड़ा है। ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि पाकिस्तान की फौज तुरंत इस आतंकवादी को बचाने के मिशन में जुट गई। पाकिस्तान से फौरन एक विशेष एयर एम्बुलेंस ने खोस्त प्रांत के लिए उड़ान भरी, उसे एयरलिफ्ट करके वापस कराची लाया गया। कराची में पाकिस्तान सेना का अस्पताल है, आर्मी के इसी अस्पताल में अब वो भर्ती है। वहां कड़ी सुरक्षा के बीच उसका इलाज चल रहा है। नामी डॉक्टरों की भारी भरकम टीम उसे ठीक करने में जुटी है। मसूद अजहर को हथियार सप्लाई कराने वाली पाकिस्तान की सेना अब उसके लिए दवा सप्लाई कर रही है। आप इसे ऐसे समझिए कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान सेना के इंटेंसिव केयर में है। पाकिस्तान की सेना मसूद के लिए दवा के अलावा दूध और फल का इंतजाम भी कर रही है। अस्पताल में उसकी तीमारदारी में कोई कमी ना हो, इसकी पूरी कोशिश। पाकिस्तान की सेना एक आतंकी की खूब खातिरदारी कर रही है। ऐसी भी अटकलें हैं कि कराची के अस्पताल में अगर वो ठीक नहीं हुआ तो रावलपिंडी या फिर इस्लामाबाद के किसी बड़े अस्पताल में लाकर उसका इलाज करवाया जाएगा। यानी आप समझिए कि भारत में सैकड़ों लोगों का कातिल मसूद अजहर वहां के PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ नसीम मुनीर को किस हद तक प्यारा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी मोहरा है। हम आपको बता चुके हैं मसूद अजहर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ है। मार्च 2000 में उसने हरकतुल मुजाहिदीन में विभाजन करवाकर यह संगठन बनाया। वर्ष 1994 में उसे श्रीनगर में हमले की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड के बाद भारत सरकार को उसे मजबूरन छोड़ना पड़ा। तब से वो भारत में कई हमलों को अंजाम दे चुका है। 13 दिसंबर 2001 को हमारे देश की संसद पर हमला किया। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला किया। जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला भी मसूद अजहर ने करवाया था। मसूद ऐसे कई हमलों के लिए भारत का गुनाहगार है, मोस्ट वांटेड आतंकी है। मक्की की तरह उसे भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने में चीन कई बार भारत के प्रयासों में रोड़ा अटका चुका है। साल 2016-2017 में UN सिक्योरिटी काउंसिल में चीन मसूद का बचाव कर चुका है, लेकिन इसे भारत की सफल कूटनीति ही कहेंगे कि मई 2019 में भारत के भारी दबाव के बाद चीन को बैकफुट पर आना पड़ा और UN सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। हालांकि मसूद आज भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान में बैठकर आतंकी साजिशें रचता था, तब तक जब तक उसको हार्ट अटैक नहीं आया था। बीते 3 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के PM नेतन्याहू के खिलाफ मसूद अजहर का एक जहरीला भाषण वायरल हुआ। वो आज भी पाकिस्तान आर्मी के सीक्रेट अड्डों में छिपकर एंटी इंडिया कैंपेन चलाता। हालांकि वो इस बात से अनजान था कि उसकी हर गतिविधि पर भारतीय एजेंसियों की नजर है और किसी भी दिन उसका किस्सा खत्म हो सकता है। आतंक की बात हो रही, अब एक आतंक की घंटी सुनाई दे रही है पाकिस्तान के नए गोद लिए हुए देश से। बड़ा खुलासा है यह खबर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बारूदी साजिश से जुड़ी है। लेकिन क्या आप इसकी लोकेशन जानते हैं? इसकी लोकेशन है बांग्लादेश। हम अपने शो में आपको लगातार बता रहे हैं कि आतंक प्रेमी पाकिस्तान की दोस्ती के चक्कर में ढाका का ब्रेन वॉश हो चुका है।
हमारी ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि मोहम्मद यूनुस को विकास नहीं विनाश पसंद है, इसीलिए वो विस्फोटक और हथियारों से लदे पाकिस्तानी जहाज का अपने मुल्क में स्वागत कर रहे हैं। पूरी खबर, एक्सक्लूसिव डिटेल इस रिपोर्ट में। क्या शांति दूत यूनुस के शासन में ढाका आतंक का नया एपिसेंटर बन चुका है? ये गंभीर सवाल उनकी करतूतों की वजह से लगातार उठ रहे हैं। पाकिस्तान से मदद के नाम पर जो जहाज आ रहे हैं, उनमें राहत नहीं, बर्बादी का बारूद लदा होता है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि पाकिस्तान का एक कार्गो शिप MV अल बखेरा बांग्लादेश के चांदपुर बंदरगाह में लंगर डाले हुए है। लेकिन इसमें क्या लदा है, जब आप ये जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी कार्गो शिप में 250 किलो RDX, 100 AK-47 राइफल और भारी तादाद में गोला बारूद लदा हुआ था। कराची से चले इस शिप को ढाका जाना था, लेकिन इसने अचानक रूट बदला और चटगांव होते हुए चांदपुर पोर्ट पहुंच गया। भारतीय खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस पाकिस्तानी शिप में 720 टन पशुओं का चारा लदे होने की खबर थी, लेकिन ये चारा भारत को धोखा देने के लिए था। सूत्र बता रहे हैं कि MV अल बखेरा में लदे RDX और AK-47 की डिलीवरी चांदपुर पोर्ट के सेफ हाउस में हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि भारत के बिल्कुल करीब वो पाकिस्तानी जहाज खड़ा है जो बम बारूद की खेप लेकर आया है। सामरिक और सुरक्षा के लिहाज से यह भारत के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि भारत विरोधी साजिश में पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। अब वो बांग्लादेश का इस्तेमाल कर भारत को टारगेट करना चाहता है। ऐसे में खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि बांग्लादेश के रास्ते ये गोला बारूद भारत पहुंच सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने कराची से 250 किलो RDX और 100 AK-47 भेजे हैं। बांग्लादेश के कट्टर संगठनों को भी ISI फंडिंग करने में जुटी है, जो यूनुस सरकार में अहम पदों पर बैठे हुए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही ISI एक्टिव है। बंगाल, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में अशांति फैलाने की वो साजिश रच रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना से पहले की BNP और जमात सरकार के समय भी ऐसा ही हुआ था। तब ISI ने भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था और अब यूनुस के शासन में साजिश पार्ट 2 चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुल मिलाकर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश एक RDX प्रेमी मुल्क बन चुका है, जिसे बारूद और आग से खेलने में मजा आ रहा है। लेकिन RDX का खेल बुरा होता है। बारूदी योजनाएं कब हाथ से निकल जाती हैं, अनियंत्रित होकर विस्फोटक हो जाती हैं, इसका पता नहीं चलता। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब मौजूदा राजनीति की एक अनोखी तस्वीर की बात करते हैं। वो भी एक बड़ी विस्फोटक तस्वीर है। वैसे ये देख रहे हैं आप, पहले ध्यान से देखिए हो क्या रहा। एक हाथ पूरा ऊपर घुमा के एक और स्विंग, और ये जोर से मारने की कोशिश। क्या आपने कभी किसी नेता को खुद को कोड़े मारते देखा है? किसी धार्मिक या पारंपरिक मौके पर अगर कोड़े मारने का रिवाज हो तो वो और बात है, लेकिन एक नेता खुद को कोड़े मारे, खुद को दंडित करे, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। और ये मार्क ऑफ प्रोटेस्ट है, ये तो शायद कभी नहीं देखा होगा। तमिलनाडु से ये वीडियो आया, जिसमें तमिलनाडु BJP अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बीच सड़क पर खड़े होकर खुद को कोड़े मारे। दरअसल कल ही अन्नामलाई ने कहा कि जब DMK सरकार सत्ता से हट नहीं जाती तब तक वो नंगे पैर चलेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे यानी आज अपने घर के बाहर खुद को 6 बार कोड़े मारेंगे, ताकि लोगों का ध्यान अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के यौन उत्पीड़न की घटना की ओर जाए। अपने कहे के मुताबिक उन्होंने आज सुबह खुद को 6 बार कोड़े मारे। इसके बाद उनके समर्थकों ने उन्हें रोक लिया। एक बार वो पूरा वीडियो देखे, फिर कोड़े मारने की वजह और इस पर इतिहास की छोटी सी रिपोर्ट।
कोड़े मारने के बाद अन्नामलाई ने कहा, तमिल संस्कृति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति हमेशा जानता होगा कि ये सभी भूमि का हिस्सा हैं। खुद को कोड़े मारना, खुद को दंडित करना और खुद को कठिन परिस्थितियों में डालना, ये सब इस संस्कृति का हिस्सा है। ये किसी व्यक्ति या चीज के खिलाफ नहीं है, बल्कि अन्ना विश्वविद्यालय में जो हुआ उसके पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए। दरअसल अन्ना यूनिवर्सिटी की 2 छात्राओं का यौन उत्पीड़न हुआ था और आरोप है कि इस मामले में जो आरोपी है वो डीएमके से जुड़ा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि डीएमके सरकार के हटने तक चप्पल नहीं पहनेंगे और उन्होंने नंगे पैर ही रहने का ऐलान भी किया। திமுக ஆட்சியிலிருந்து வெளியே போற வரைக்கும் வெறுங்கால் தான். இன்னி பார்த்துலாம் வாங்க இறக்கணும். செருப்பு போடுறது கிடையாது. திமுக ஆட்சியிலிருந்து வெளியே போற வரைக்கும் வெறுங்கால் தான். இன்னி பார்த்துலாம் வாங்க இறக்கணும். செருப்பு போடுறது கிடையாது. திமுக ஆட்சியிலிருந்து வெளியே போற வரைக்கும் வெறுங்கால் தான். இன்னி பார்த்துலாம் வாங்க இறக்கணும். खुद को कोड़े मारने की परंपरा आदिवासी और सांस्कृतिक समूह की एक ऐसी प्रथा है जो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है, बल्कि साहस, आत्मशुद्धिकरण और आत्मनियंत्रण का प्रतीक भी मानी जाती है। आमतौर पर कोड़े को बनाने के लिए मजबूत और लचीले पेड़ों की छाल जैसे नीम, बबूल और पलाश का उपयोग किया जाता है। लचीली बेलों का उपयोग किया जाता है। इन्हें लंबे समय तक पानी में भिगोकर लचीला बनाया जाता है। बांस के पतले और हल्के हिस्सों का उपयोग भी किया जाता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 3 से 5 फीट होती है। ये लंबाई इसे सही तरीके से चलाने और चोट में बचाने में मदद करती है। कोड़े को अक्सर रंगीन धागों या कपड़ों से सजाया जाता है। कुछ समुदाय इसमें घुंघरू या छोटे लोहे के टुकड़े बांधते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है और इसे सांस्कृतिक अनुष्ठान में अधिक प्रभावशाली बनाती है। कोड़े को चिकना और लचीला बनाने के लिए सरसों या नारियल तेल का उपयोग किया जाता है। यह कोड़े को टूटने से बचाता है और उपयोग करने वाले की त्वचा पर गहरे घाव होने से रोकता है। कोड़े को हवा में घुमाकर त्वचा पर हल्के प्रहार किए जाते हैं। यह मारने वाले के अनुभव और नियंत्रण पर निर्भर करता है। केवल कोड़े का सिरा त्वचा को छूता है, जिससे चोट गहरी नहीं होती। कोड़े के प्रहारों के बीच थोड़ा अंतराल भी रखा जाता है, ताकि शरीर के जिस हिस्से पर कोड़ा पड़ा वहां खून का बहाव सामान्य हो जाए। अब यह रिसर्च का विषय है कि अन्नामलाई खुद को कोड़े मारने में एक्सपर्ट है या नहीं। वो खुद को चोट से बचा पा रहे हैं या खुद चोट। वैसे भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के आदिवासी समुदायों में त्योहार के दौरान खुद को कोड़े मारने की प्रथा है। तमिलनाडु और श्रीलंका में मनाए जाने वाले थाई पूसम त्योहार में भक्त अपने शरीर को चोट पहुंचाकर भगवान मुरुगन के प्रति भक्ति दिखाते हैं। प्राचीन दंड व्यवस्थाओं में भी कोड़े मारने का जिक्र मिलता है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय कोड़े मारना अपराधियों को दंड देने का एक तरीका था। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने दंड की इस विधि का उल्लेख किया है। प्राचीन रोम और ग्रीस में भी अपराधियों को दंड देने के लिए कोड़े का उपयोग किया गया था। मध्यकालीन यूरोप में प्लेग महामारी के दौरान लोग आत्मशुद्धि और ईश्वर से क्षमा मांगने के लिए खुद को कोड़े मारते थे। शिया मुस्लिमों में मोहर्रम के दौरान इमाम हुसैन की याद में जंजीरों और कोड़ों से खुद को मारने की परंपरा है। फिलीपींस में ईस्टर के दौरान लोग ईसा मसीह की पीड़ा को महसूस करने के लिए खुद को कोड़े मारते हैं। कुछ अफ्रीकी समुदायों में वयस्क होने पर कोड़े मारकर खुद को बड़ा दिखाने और साहस का प्रदर्शन करने की परंपरा रही। लेकिन अब एक ऐसी खबर जो कि वाकई में बहुत दुखद है। सोचिए क्या से क्या हो गया। क्रिकेट के मैदान से खबर है, जहां मेलबर्न टेस्ट भी भारत के हाथ से फिसल रहा। मेलबर्न टेस्ट भी अब उस पर फॉलो ऑन वाला फिर से संकट आ गया है, क्योंकि पिछले मैच में भी संकट जैसे तैसे बच गया था। ऑस्ट्रेलिया के 474 रन के जवाब में टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए, 164। रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर नाकाम साबित हुए हैं। लेकिन मैदान पर खेल से जुड़ी नाकामी के बीच कुछ और तस्वीरें आलोचनाओं के घेरे में हैं, और इस सब के केंद्र में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज विराट कोहली। मेलबर्न टेस्ट में पिछले 2 दिनों में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिससे विराट कोहली के आचरण पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं आखिर कोहली को हो क्या गया। पहली घटना मेलबर्न टेस्ट में डेब्यू कर रहे सैम कॉन्स्टेंस से झड़प की थी। अब विराट पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो कि डेब्यू कर रहे थे उनको धक्का मारा, शोल्डर पुश, जो कि होता बेसिकली फुटबॉल में है लेकिन क्रिकेट में देखने को मिला। फिर उनसे बहस भी की। इसके बाद आईसीसी ने कोहली की मैच फीस में 20% कटौती कर दी, कुछ पॉइंट्स भी काट लिए। यही नहीं, फील्डिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने उनके खिलाफ हूटिंग की तो उन्होंने दर्शकों से
की ओर मुंह से निकालकर च्युइंगम फेंक दी। और तीसरी घटना आज की थी, जब विराट कोहली आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे थे, तभी किसी ऑस्ट्रेलियाई दर्शक ने उनसे आपत्तिजनक व्यवहार किया और विराट ड्रेसिंग रूम में जाने के बदले उस दर्शक की तरफ बढ़े। हालांकि वहां मौजूद गार्ड ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। विराट की इन तीनों हरकतों की क्रिकेट की दुनिया में काफी आलोचना हो रही है। उनके बहुत से फैंस भी उनके खिलाफ हो गए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया विराट का जमकर मजाक उड़ा रही है। द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन अखबार ने शुक्रवार को अपने पिछले पन्ने पर विराट कोहली को जोकर के रूप में दिखाया है और उन्हें क्लाउन कोहली यानी जोकर कोहली कहा है। अखबार ने कहा है कि ड्रीम डेब्यू कर रहे एक लड़के से भारतीय काया टकरा गया, इसके लिए उसे सजा मिली। अच्छा, इस अखबार ने उस ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए क्या कहा था जिन्होंने अवार्ड का भारत में अपमान किया था, जिन्होंने कई बार न जाने कितनी ऐसी घटनाएं की हैं और बदतमीजी की है। सोचने वाली बात है। लेकिन विराट कोहली ने 117 टेस्ट मैचों में 9,035 रन बनाए हैं, 295 वनडे मैचों में 13,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, 125 टी20 इंटरनेशनल में 4,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। सचिन के हिमालय जैसे रिकॉर्ड्स के बराबर अगर कोई भारतीय खिलाड़ी पहुंच पाया नजदीक तो विराट। हालांकि भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में उनका लेटेस्ट प्रदर्शन उनके रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्लास में कोई कमी नहीं। पर्थ में हुए पहले टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। विराट कोहली ने पहली पारी में 5, दूसरी पारी शतक मारकर उसमें नॉट आउट रहे। एडिलेड में खेले गए दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया। इस मैच में विराट ने पहली पारी में 7, दूसरी पारी में 11 रन बनाए। वहीं दोनों टीमों के बीच ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ रहा। उस मैच में विराट का स्कोर पहली पारी में 3 था और अब मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में वो 36 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। दूसरी पारी अभी बाकी है। कुल मिलाकर विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया में एक ब्रांड है। उनके प्रशंसक उनसे प्रेरणा लेते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। देश के लिए खेलते हुए वो भारत के 140 करोड़ लोगों के एम्बेसडर हैं। ऐसे में विराट से अच्छे आचरण की उम्मीद की जाती है, न कि बिना बात किसी नए खिलाड़ी को भड़काने की या फिर दर्शक के साथ झड़प करने की। विराट कोहली मैदान में अक्सर एग्रेसिव रहते हैं, ये उनके खेल का हिस्सा है, लेकिन किसी दूसरे खिलाड़ी से लड़ना उन्हें शोभा नहीं देता है, खासकर तब जब ऑस्ट्रेलिया में वो काफी लोकप्रिय हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज उनके प्रशंसक रहे हैं। ऐसे में विराट की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। विराट के लिए जरूरी है कि वो अपने बल्ले के साथ साथ अपने व्यवहार पर भी खोया हुआ नियंत्रण वापस पाने की कोशिश करें। अब आपको पश्चिम एशिया के हालात बताते हैं। वहां से हमारे पास एक ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाली बड़ी खबर है। ये तो आप जानते ही होंगे कि पश्चिम एशिया में इजराइल बीते 14 महीने से गाजा पर हमले कर रहा है और उसने हमास की कमर तोड़ दी है। इस बीच इजराइल ने लेबनान में भी वॉर फ्रंट खोला है। हालांकि वहां हिजबुल्लाह से अब उसका युद्ध विराम हो चुका है, फिर भी ईरान से तनातनी चल रही है और अब इजराइल ने हमलों का एक्सटेंशन कर दिया है। उसने यमन में हवाई हमले अचानक से तेज कर दिए। तेल अवीव से 2200 किलोमीटर दूर यमन की राजधानी सना को टारगेट किया, वो भी 1 या 2 फाइटर जेट से नहीं बल्कि 100 फाइटर जेट से यमन में हूती के ठिकानों को नष्ट किया। इजराइल हूती वॉर पर यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तेल अवीव से उड़ान भरी और 2200 किलोमीटर दूर जाकर यमन पर एयर स्ट्राइक की। यमन पर हमला करने वाले 100 लड़ाकू विमानों में इजराइल के F-15 और F-16 फाइटर जेट भी शामिल थे। खबर है कि इस एयर स्ट्राइक में इजराइल ने ईरान से यमन तक वेपन सप्लाई लाइन पर हवाई हमला किया। तेहरान से विमान के जरिए वेपन सप्लाई का इनपुट था, जिसे देखते हुए होदाइदा पोर्ट पर इजरायली फाइटर प्लेन ने बमबारी की। राजधानी सना में हूती के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन डिपो और मिसाइल लॉन्चर साइट को टारगेट किया। बिजली स्टेशन, सैन्य और सरकारी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ। उस समय हुई भगदड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोगों में चीख पुकार मची थी। सना से एक बड़ा डेवलपमेंट यह भी है कि हमले के वक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस सना एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। संयुक्त राष्ट्र के विमान में सवार होने वाले थे। हमले में वो बाल बाल बचे। टेड्रोस ने बाद में जानकारी दी कि इस अटैक में उनके चालक दल का एक सदस्य जख्मी हुआ है। टेड्रोस यमन में हिरासत में लिए गए यूएन कर्मचारियों की रिहाई के लिए आए हुए थे। वैसे यमन पर 100 फाइटर जेट से स्ट्राइक के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती को चेतावनी दी। कहा, हूती को हमास और हिजबुल्लाह की तरह खत्म कर देंगे।
इसराइल का कोई भी दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में होगा, वो अब खुद को सुरक्षित ना समझे। इसराइल के इन हमलों और वार्निंग के बाद हूती बौखलाया हुआ है, क्योंकि इन हमलों से इसराइल ने अपनी एयर पावर फिर से साबित की है। हालांकि हूती ने इन हमलों के बाद इसराइल को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब दिया है। इसराइल के कई शहरों में मिसाइल अटैक किया। तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। हालांकि इस बीच इसराइल का दावा है कि हूती ने भले ही इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हों, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हूती के 99% हमलों को नाकाम कर दिया है। अब आपको युद्ध के एक और मैदान में लिए चलते हैं। यह युद्ध पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर छिड़ा है। कल फिक्र में हमने आपको बताया था कि डूरन लाइन पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान की आर्मी बिल्कुल आमने सामने है। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर हथियार ताने पड़ी हैं। बस इंतजार है तो जंग के आदेश का, मगर आदेश देने से पहले ही पाकिस्तान की सांसें फूल गई हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पर हलचल को देखकर वो दबाव में। एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान आत्ममुग्ध था, अब वो तालिबान से समझौता करने के बारे में सोच रहा है। सबसे पहले आपको डूरन लाइन बॉर्डर के ताज़ा हालात का अपडेट देते हैं। तालिबान से भिड़ने के लिए पाकिस्तान ने पेशावर और क्वेटा से अपनी आर्मी को डूरन लाइन की तरफ मूव कर दिया और करीब 15,000 तालिबान लड़ाकों से निपटने के लिए पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट पर रखा है। उधर अफगान तालिबान लगातार बॉर्डर की तरफ अपने हथियारबंद लड़ाकों को भेज रहा है ताकि पाकिस्तान की घेराबंदी तेज की जा सके, यानी लड़ाकों की संख्या आगे ज्यादा भी हो सकती है। तालिबान के कई टॉप कमांडर अब खुलेआम पाकिस्तान से बदला लेने का ऐलान कर चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान पर बड़ा खतरा है। 3 दिन पहले पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। तालिबान सरकार भड़की हुई है और पाकिस्तान को डर है कहीं उसका ये गुस्सा एक अनचाहे युद्ध को न भड़का दे। इसीलिए अफगानिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर पहली बार पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी किया गया है। आप इस बयान को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एयर स्ट्राइक करने वाले पाकिस्तान का लहजा नरम है और इस वक्त वो बैकफुट पर है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान के लोगों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर इलाकों पर टीटीपी के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं। ये ऑपरेशन बड़ी सावधानी से किए जाते हैं। हम अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले इन आतंकियों से मिलकर निपटने के लिए कदम बढ़ाया जाना चाहिए। यानी पाकिस्तान के तेवर बदले हैं और तरीका बदलने के लिए वो तैयार है। देखा जाए तो उसके पास फिलहाल कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं, क्योंकि तालिबान की तरफ से बॉर्डर पर लगातार तैनाती बढ़ाई जा रही है और तालिबानी लड़ाकों के इस जमावड़े से पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ रही हैं।